हेलो एवरीवन। साथियों, यहाँ पर अपॉइंटमेंट एंड स्पोर्ट्स को पूरी तरह कवर करने के बाद में आज हम इस सेशन में इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक इंटरनेशनल न्यूज़ एंड इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले कुछ सालों के एसएससी सीजीएल के पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले जो बड़े समझौते हैं, G7 जैसे महत्वपूर्ण समिट्स हैं और ग्लोबल रिकॉर्ड से डेफिनेटली सवाल पूछे जा रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 साल के भीतर दुनिया भर में जो भी घटनाएं हमको देखने को मिली है, आज के इस सेशन में हम अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये लेक्चर आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। करंट में अगर हम देखें तो टॉप 3 टॉपिक्स निकल कर आते हैं जहां से सबसे ज़्यादा वेटेज देखने को मिलता है। उसमें से एक टॉपिक इंटरनेशनल न्यूज़ एंड इवेंट का भी हमको देखने को मिल रहा है। साथियों, आप इस वीडियो का डिटेल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है इसी वीडियो के, वहां पर क्लिक कर आप कर पाएंगे। इसके अलावा आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, PDF सेक्शन में आपको ऑप्शन दे रखा है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस पूरे सेशन में 45 प्लस क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे, तकरीबन 50 के आसपास क्वेश्चन। एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो सिंगापुर में आयोजित शांग्री लॉ डायलॉग 2026 के दौरान भारत ने वियतनाम के साथ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की डील को पब्लिकली अनाउंस कर दिया है। वियतनाम के साथ ये एग्रीमेंट पूरी तरीके से फाइनल हो गया है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 6000 करोड़ आंकी गई है। इस बड़ी डील में मिसाइल सप्लाई के साथ साथ ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट को भी शामिल किया गया है। आपको बता दूं यहाँ पर कि इंडोनेशिया के साथ भी इसी तरीके की डील अपने फाइनल स्टेज में चल रही है, जबकि भारत पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के DRDO और रूस का एक जॉइंट वेंचर है जो कि अपनी गजब की स्पीड के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ पर वियतनाम बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लायर कौन सा देश बना है? तो एक बहुत ही बड़ा ट्रेड शिफ्ट देखने को मिला, जहां पर USA भारत का सबसे बड़ा LPG सप्लायर बनकर उभरा है। मई 2026 के लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत के कुल LPG इंपोर्ट में अकेले US का मार्केट शेयर 55% तक पहुंच चुका है, जो कि फरवरी में मात्र 14% था। इस लिस्ट में ईरान दूसरे नंबर पर है, जिसने भारत को 1.45 मिलियन टन LPG सप्लाई करी है। इसी दौरान भारत का डोमेस्टिक LPG प्रोडक्शन भी 35,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 50,000 से 52,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन के स्तर पर पहुंच गया है। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल करेक्ट होगा, भारत का सबसे बड़ा LPG सप्लायर देश। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार किस देश द्वारा बनाया गया है? फर्स्ट परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। यहाँ पर फिनलैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिनलैंड ने दुनिया का पहला परमानेंट न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी तैयार करके इतिहास रच दिया है, जिसे ओंकालो नाम दिया गया। ये रिपोजिटरी जमीन से लगभग 400 से 500 मीटर नीचे मौजूद ग्रेनाइट चट्टानों के बीच बनाई गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाले जो अत्यधिक खतरनाक स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं, उनको अगले 1 लाख सालों तक पूरी तरीके से सेफ रखना। तो यहाँ पर फिनलैंड बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया के पहले ट्रिलियनियर मतलब $1 ट्रिलियन से अधिक संपत्ति वाले व्यक्ति कौन बने हैं? कौन बने हैं? एलन मस्क। टेक दिग्गज एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। जून 2026 में उनकी स्पेस कंपनी SpaceX के IPO के बाद कंपनी का कुल वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन के पार चला गया, जिससे एलन मस्क की पर्सनल नेटवर्थ $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई। एलन मस्क का जन्म जो है वो प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर और बिजनेसमैन में से एक हैं। एलन मस्क जो है ये टेस्ला, SpaceX, न्यूरोलिंक, XAI जैसी जो बड़ी ग्लोबल कंपनी है उनके फाउंडर या फिर को फाउंडर हैं। यहाँ पर एलन मस्क बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2026 में फ्रांस के खूबसूरत शहर एविया में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कहाँ पर? एविया में, फ्रांस के एविया में। सी आंसर करेक्ट होगा। इस हाई लेवल समिट का मुख्य फोकस ग्लोबल पार्टनरशिप, साझा विकास जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है। G7 दुनिया के 7 सबसे विकसित औद्योगिक लोकतंत्रों का एक ग्लोबल ग्रुप है, जिसमें फ्रांस, अमेरिका, UK, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। इस ग्रुप का गठन जो है वो 1975 में G6 के रूप में हुआ था, जिसमें 1976 में कनाडा को शामिल होने के बाद में फिर से G7 बनाया गया। इससे पिछली अगर हम बात करें 51 सम्मेलन की, तो 2025 में अल्बर्टा, कनाडा में उसका आयोजन हुआ था। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में हुआ है, फ्रांस के एविया शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के लाइडेन विश्वविद्यालय ने 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक अनेमंगलम ताम्रपत्र भारत को लौटाए हैं। ये ताम्रपत्र
किस प्राचीन भारतीय राजवंश से संबंधित हैं? तो नीदरलैंड की प्रसिद्ध लाइडेन यूनिवर्सिटी ने लगभग 160 वर्षों के बाद में 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक अनेमंगलम ताम्रपत्र आधिकारिक तौर पर भारत को लौटा दिए हैं। ये जो बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर हैं, ये भारत के महान चोल राजवंश से संबंधित हैं। तमिल भाषा में अने का मतलब होता है हाथी और मंगलम का मतलब होता है समृद्ध गांव। इस पूरी संरचना का कुल वजन है तकरीबन 30 किलोग्राम। इसमें 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र एक कांस्य अंगूठी से जुड़े हुए हैं। इस अंगूठी पर महान सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की शाही मुहर भी अंकित हैं। इन ताम्रपत्रों की बात करें तो 5 प्लेट संस्कृत में है और 16 प्लेट तमिल भाषा में लिखी गई हैं। यहाँ पर चोला डायनेस्टी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा देश भारत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार वाला देश बन गया है? तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां पर ताइवान भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। ताइवान का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 4.95 ट्रिलियन दर्ज किया गया, जबकि भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप 4.92 ट्रिलियन के आसपास रहा। ताइवान की इस ऐतिहासिक तेजी का मुख्य कारण जो रहा वो मजबूत सेमीकंडक्टर और एआई हार्डवेयर कंपनीज हैं। इनमें TSMC मतलब ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसे आगे हैं। अगर दुनिया के टॉप 4 शेयर बाजारों की बात करें, उसमें अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आता है चीन, तीसरे नंबर पर आता है जापान। यहाँ पर ताइवान बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? तो भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम का डंका अब कैरिबियन देशों में भी बज रहा है, जहां पर त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद वहां पर भारत के भीम ऐप के जरिए सिमलेस डिजिटल पेमेंट संभव हो पाएंगे। इससे वहां के टूरिज्म और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF, उसने भारत के यूपीआई को ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के आधार पर पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया है। तो क्लियर रखिएगा, कौन सा कैरिबियाई देश है? त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाले पहले कैरिबियाई देश बना। सी आंसर। नेक्स्ट है, 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले नेता कौन हैं? तो अफ्रीकी महाद्वीप के दिग्गज नेता योवेरी मुसेवेनी 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले नेता बने हैं। हाल ही में हुए आम चुनाव में उन्होंने लगभग 71% भारी मतों के साथ में एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करी है। ये 1986 से लगातार सत्ता में बने हुए हैं। ए आंसर। मई 2026 में किसने आधिकारिक तौर पर इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अलीफ अली कादिम अल जैदी ने मई 2026 में आधिकारिक तौर पर इराक के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। उन्हें इराक के सबसे बड़े पार्लियामेंट्री अलायंस संसदीय गठबंधन द्वारा नामित किया गया था। उन्होंने इस शीर्ष पद पर पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुडानी को रिप्लेस किया है। यहाँ पर अलीफ अली कादिम अल जैदी बिल्कुल सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाते हैं। अभी साथियों काफ़ी बच्चों की क्वेरी आई थी और लगातार मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर अभी SSC CGL के लिए किस तरीके से हम करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। तो उसको लेकर क्या प्लान बनाया मैंने आपके लिए, चलिए एक बार समझ लेते हैं। करंट अफेयर के अंदर आपको स्कोर करना है, करंट अफेयर में 100% स्कोर करना है। बिल्कुल ईजी तरीका है, आप करंट अफेयर के अंदर ईजिली मार्क्स ला सकते हो। बट सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़े करंट अफेयर के अंदर, कौन सा करंट अफेयर एग्जाम के अंदर आएगा, और अभी जो SSC एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम को कैसे क्रैक करें, करंट अफेयर उसमें कैसे क्रैक करें। फ्रेंड्स, ऐसे समय में जब एग्जाम आपसे 2-3 महीने दूर होती है, बच्चे क्या करते हैं, डेली करंट अफेयर पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। मंथली मैगजीन पढ़ने लगते हैं, 300-400 पेज के मैगजीन शुरू कर देते हैं पढ़ना। यूट्यूब के वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, हजारों लाखों वीडियो डले हुए, वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। टेलीग्राम में जो PDF फॉरवर्ड होती है उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई न्यूज़ ऐप लगा के वहां से कंटेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्चफुल अगर आप अप्रोच नहीं फॉलो करोगे तो करंट अफेयर को क्रैक नहीं कर पाओगे। ऐसे में फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए 1000 करंट अफेयर जो है वो निकाले हैं SSC CGL 2026 के लिए। अब आप बोलोगे कि ये 1000 करंट अफेयर क्या गारंटी है कि हमारे यहाँ से क्वेश्चन फंसे? तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि 1000 क्वेश्चन ऐसे नहीं निकाल दिए रैंडम बस पकड़ के कि यार अलग अलग टॉपिक पकड़े और हर टॉपिक में से 25-25, 30-30 क्वेश्चंस निकाल दिए, ऐसे नहीं करें। यहाँ पर हमने क्या करा है, पिछले SSC CGL के 5 साल के सभी शिफ्ट के सभी पेपर को फुल्ली तरीके से एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में क्या पैटर्न निकल कर आया, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं। यहां पर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर के अंदर हमको स्ट्रॉन्गेस्ट करंट अफेयर एरिया देखने को मिला, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब स्पोर्ट्स करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन निकल कर आया जो अपने आप में 20% वेटेज रखता है। इतने क्वेश्चन यहां से देखने को मिल रहे हैं और लगातार वेटेज बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन, ये वाला जो एक सेगमेंट है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है, यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। स्पेस करंट अफेयर सेक्शन रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहां भी क्वेश्चंस काफी बढ़ रहे हैं। अपॉइंटमेंट वाला जो पार्ट है स्टेबल है,
फिक्स है कि एक क्वेश्चन आता है, वो पैटर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी रिसर्च निकली है और इन रिसर्च को ध्यान में रख के ही हमने आपके लिए ये जो 1000 करंट अफेयर है वो प्लान करें। इन 1000 करंट अफेयर के फीचर क्या क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने बनाए हैं आपके लिए, टॉपिक वाइज हमने यहाँ पर सेग्रीगेट किया जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है आंसर के साथ में आपको, जो भी आगे बताने वाला हूँ। पिछले 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर जो है आपके कवर हो जाते हैं इन 1000 करंट अफेयर के थ्रू। लेटेस्ट अपडेटेड रहेंगे आप करंट अफेयर से। मान लो आप आज इस पीडीएफ को या ई बुक को डाउनलोड करते हो, तो आज अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आप जून में इसको डाउनलोड कर रहे हो और एग्जाम आपकी अगस्त या सितंबर में होने वाली है, तो आपको हर मंथ यहाँ पर इस पैकेज के अंदर एक अपडेटेड फाइल मिलती रहेगी, जिससे कि आप जब तक एग्जाम ना हो जाए करंट अफेयर से हमेशा अपडेटेड रहेंगे। इसके अलावा रिवीजन करने में आपको बड़ी ईजी होगा, क्योंकि 1000 क्वेश्चन है, आप इसको 5 से 6 बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। सैंपल देख लेते हैं एक बार किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये टॉपिक, अलग अलग टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स हो गए, बुक्स ऑथर हो गए, डिफेंस रिलेटेड, ये यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल रखे हमने क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। बात करते हैं कि आप इस पैकेज को कहाँ से एनरोल कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड करोगे पीडीएफ सेक्शन में आपको जाना है। कहाँ पर? पीडीएफ सेक्शन में। पीडीएफ सेक्शन में जाओगे, करंट अफेयर वाला सेक्शन दिखेगा, इसमें जाना है आपको। उसके बाद में ट्रेंडिंग करंट अफेयर वाला पार्ट दिखेगा, यहाँ पर जाओगे, आपको 1000 करंट अफेयर जो है वो पैकेज दिख जाएगा। आप यहाँ से इसको एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखी है हमने इसकी, लगभग 24 रुपीज़ प्राइस है इसकी। आप 24 रुपये में इस पीडीएफ को, इस ई बुक को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंपली आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान करके आपके लिए 1000 करंट अफेयर बनाए हैं। 100% आपको फायदा जरूर मिलेगा, तो जरूर चेकआउट करिएगा। वापस चलते हैं हमारे लेक्चर पर। नेक्स्ट है, किस परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित मीठे पानी का जलाशय बनाना है। तो भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के जल मंत्रालय के बीच में गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना जो है उसके लिए एक टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ। इसके तहत खंबात की खाड़ी गल्फ ऑफ खंबात पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड फ्रेश वाटर रिजर्वायर तैयार किया जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट में नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियों का पानी स्टोर किया जाएगा, जिससे सौराष्ट्र के 9 जिले और 42 तालुकों में सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इस बांध के बनने से दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के बीच की दूरी 240 किलोमीटर से घटकर मात्र 60 किलोमीटर रह जाएगी। यहाँ पर कल्पसर परियोजना। नेक्स्ट है, 28 अप्रैल 2026 को किस देश ने घोषणा की थी कि वह 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ देगा। तो संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई। उसने आधिकारिक घोषणा की थी कि 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों तेल उत्पादक समूहों से बाहर हो जाएगा, और अब वो ऑफिशियली बाहर हो चुका है। इस बड़े कदम के पीछे मुख्य कारण यूएई की अपनी लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रेटेजी और अपने क्रूड ऑयल के उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाना है। ओपेक की बात करें तो इसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। और यूएई के जाने के बाद अब इसके 11 सदस्य देश बचे हैं। यहाँ पर यूएई बिल्कुल सही होगा। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो बच्चों के डिजिटल हेल्थ को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए इंडोनेशिया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला एशिया का पहला देश बना है। ये सख्त नियम यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे हाई रिस्क प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों को हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट, साइबर बुलिंग और डिजिटल लत से बचाना है। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त एज वेरिफिकेशन के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी बनाना है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने पूरे वर्ल्ड में पहली बार इस तरीके का एज बैन कानून पास किया था। तो अगर घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, WHO ने किस देश को HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संक्रमण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश घोषित किया? तो WHO ने डेनमार्क को यूरोपीय संघ का पहला ऐसा देश घोषित किया है जिसने HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में होने वाले संक्रमण को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि गर्भावस्था या फिर प्रसव या फिर स्तनपान के दौरान संक्रमण का मां से नवजात शिशु में फैल जाना। इस सफलता का जो सर्टिफिकेट है वो तब मिलता है जब संक्रमण की दर जो है वो प्रति 1 लाख जन्म पर 50 से कम आ जाए, जिसे डेनमार्क ने सफलतापूर्वक अचीव किया है।
डेनमार्क बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिकंद युद्धपोत ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया? तो भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ने मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेकर दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को प्रदर्शित किया है। ये भव्य समारोह जो है मार्च 2026 को पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र में मैरीटाइम कोऑपरेशन को और भी अधिक मजबूत करना। आईएनएस त्रिकंद भारतीय नौसेना का एक आधुनिक तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, टॉर्पीडो जैसे घातक प्रणालियों से पूरी तरीके से लैस हैं। यहाँ पर मॉरिशस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में चर्चा में रहा खर्ग द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? तो 2026 मार्च में काफ़ी सुर्खियों में रहा खर्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में स्थित है, मतलब गल्फ ऑफ पर्शियन। देखिए, ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक और बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट हब है खर्ग आइलैंड। ईरान के कुल कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी द्वीप के टर्मिनल से दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। हाल ही के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच में जो हमको टेंशन्स देखने को मिली, उस दौरान अमेरिका ने अपने मिलिट्री मिशन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत इस आइलैंड पर बने कुछ सैन्य ठिकानों को टारगेट किया था, इसलिए काफ़ी सुर्खियों में आ गया था। कहाँ पर स्थित है? पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है? तो यहाँ पर पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। भौगोलिक और रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के दक्षिण में स्थित है। ये स्टेट ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत ही बड़ा चौक पॉइंट है, जहां से दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल और 1/3 एलपीजी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जिसमें से 45 से 50% तेल इसी हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते से होकर भारत पहुंचता है। तो इतना इंपॉर्टेंट स्टेट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ध्यान रखिएगा, किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट आता है, जापान के इतिहास में वह पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी करी है? तो जापान की प्रधानमंत्री सानाए तकाइची ने फरवरी 2026 के आम चुनाव में भारी बहुमत हासिल करके दोबारा सत्ता में वापसी करी है। वो जापान के इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने अक्टूबर 2025 में पहली बार कार्यभार संभाला था। पद संभालने के मात्र 3 महीने बाद ही उन्होंने स्नैप इलेक्शन, मतलब समय से पूर्व चुनाव की घोषणा करके सबको चौंका दिया था। उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी ने इस चुनाव में गजब का परफॉर्मेंस देते हुए संसद की 465 सीटों में से 316 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करी है। तो यहाँ पर सानाए तकाइची बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, चर्चा में रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने किस देश को प्रभावित किया? तो हिंद महासागर में उठे बहुत ही विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन गेजानी ने अफ्रीकी देश मेडागास्कर में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है। इस साइक्लोन के दौरान हवाओं की रफ्तार लगभग 195 किलोमीटर पर आवर के आसपास दर्ज की गई। मेडागास्कर की बात करें तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है, मेडागास्कर और अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच में जो समुद्र स्थित है उसे ज्योग्राफिकली रूप से मोजाम्बिक चैनल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया किस यूएस लेड स्ट्रेटेजिक अलायंस में शामिल हुआ है जिसका ऑब्जेक्टिव एआई, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सिक्योर करना है? तो भारत ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान अमेरिकी नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन पैक्स सिलिका में शामिल होने के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पैक्स सिलिका एक बड़ी इंटरनेशनल रणनीतिक पहल है जिसे अमेरिका ने साल 2025 में शुरू किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर के लिए एक सुरक्षित ग्लोबल सप्लाई चेन तैयार करना है। इस अलायंस की शुरुआत 9 प्रमुख फाउंडर मेंबर्स अमेरिका और 8 भागीदार देश के साथ हुई थी। इसमें शामिल होने से भारत को रेयर अर्थ मेटल्स, हाईटेक सेमीकंडक्टर्स और एआई सेक्टर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और चीन पर जो डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी। यहाँ पर पैक्स सिलिका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन तूफान विंटर स्टॉर्म हर्नाडो किस महासागर के तटीय क्षेत्र में देखने को मिला? तो भीषण शीतकालीन तूफान हर्नाडो उत्तरी अटलांटिक महासागर से उठकर मुख्य रूप से अमेरिका के पूर्वी तट ईस्ट कोस्ट से टकराया था। इस बर्फीले तूफान ने वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, बोस्टन जैसे अमेरिका के सबसे प्रमुख शहरों को बुरी तरीके से प्रभावित किया। इस तूफान के कारण न्यूयॉर्क में साल 2017 के बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर ब्लिजार्ड वार्निंग, बर्फीले तूफान की गंभीर चेतावनी जारी की गई। यह डिजास्टर इतना खतरनाक था कि अमेरिका भर में 5000 से अधिक उड़ानें रद्द करना पड़ी थी, जिससे इंटरनेशनल एविएशन पर भी काफ़ी असर पड़ा था।
यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली साल 2026 को इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट डिक्लेयर किया है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष। इसका मेन ऑब्जेक्टिव दुनिया भर के चारागाहों के संरक्षण, प्राकृतिक घास के मैदानों को बचाना और पशुपालकों की आजीविका के प्रति वैश्विक अवेयरनेस फैलाना है। घास के मैदान एनवायरमेंट में कार्बन सिंक का काम करते हैं, जो कार्बन सोखने और जलवायु संतुलन बनाए रखने में बहुत ही क्रूशियल माने जाते हैं। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश ने अमेजन वर्षा वन में पाए जाने वाले डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं? तो दक्षिणी अमेरिका देश पेरू ने अमेजन वर्षा वन में पाए जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियां स्ट्रिंगलेस बीज को ऐतिहासिक कानूनी अधिकार दिए हैं। इसके साथ ही ये मधुमक्खियां दुनिया के पहले ऐसे कीट बन गए जिन्हें इंसान के समान लीगल प्रोटेक्शन मिली है। इन्हें अस्तित्व में रहने, अपनी स्वस्थ आबादी बनाने और पॉल्यूशन फ्री हैबिटेट मतलब प्रदूषण मुक्त आवास में फलने फूलने का कानूनी अधिकार मिला है। बात करें इन डंक रहित मधुमक्खियों की तो लगभग 80 मिलियन वर्षों से धरती पर हैं और अमेजन के 80% से अधिक पेड़ पौधों के पॉलिनेशन मतलब परागण के लिए जिम्मेदार हैं। पूरे विश्व में इनकी 500 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, जिसमें से 170 से अधिक केवल पेरू में पाई जाती हैं। तो पेरू देश ने अमेजन वर्षा वन में पाए जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए। नेक्स्ट है, 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन बना है? तो बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक तौर पर यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। अब इसकी नेशनल करेंसी बदलकर यूरो हो गई है। यूरोजोन यूरोपीय संघ के उन देशों का एक मॉनेटरी यूनियन है, मौद्रिक संघ है, जिन्होंने अपनी पारंपरिक करेंसी को छोड़कर यूरो को अपनी एकमात्र लीगल टेंडर करेंसी बनाया है। यूरोपीय संघ में कुल 27 सदस्य देश शामिल हैं, लेकिन यूरोजोन में केवल 21 देश ही आते हैं। यहाँ पर बुल्गारिया बिल्कुल करेक्ट होगा। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो वैश्विक राजनीति में एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला डिप्लोमेटिक शिफ्ट देखने को मिला, जहां पर इजराइल सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित करने के लिए एक जॉइंट डिक्लेरेशन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भौगोलिक रूप से बात करें तो सोमालीलैंड सोमालिया के ही उत्तर में स्थित एक क्षेत्र है, जिसके पास 3 दशकों से अपनी सरकार है, पुलिस है और अपनी करेंसी और पासपोर्ट है। जहां पर सोमालिया सालों से सिविल वॉर से जूझ रहा है, वहीं सोमालीलैंड पूरी तरीके से शांत है। साल 1961 में ब्रिटिश और इटालियन सोमालीलैंड ने मिलकर सोमाली गणराज्य बनाया था, लेकिन 1991 में सोमालीलैंड के लोगों ने खुद को अलग कर लिया था, जिसे अब इजराइल ने आधिकारिक मान्यता दे दी है। यहाँ पर इजराइल वो देश बना है। बी आंसर। 2026 में खालिदा जिया का निधन हो गया। वह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो बांग्लादेश के दिग्गज राजनेता और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की चेयरपर्सन खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव रखती हैं। अपने लंबे और प्रभावशाली राजनीतिक करियर में 3 बार देश की प्रधानमंत्री चुनी गई। किस देश के पहली महिला प्रधानमंत्री थी? बांग्लादेश की। अगला आता है, चर्चा में रहा मुकल्ला पोर्ट किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? यमन में। रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मुकल्ला पोर्ट यमन के हद्रामौत प्रांत में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। ये पोर्ट अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आया जब सऊदी अरब की मिलिट्री ने इस पोर्ट पर बड़े हवाई हमले किए। सऊदी अरब के मुताबिक इस पोर्ट का इस्तेमाल यूएई समर्थित अलगावादी समूह एसटीसी के लिए हथियारों की बड़ी खेप पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। इसीलिए सऊदी अरब की मिलिट्री ने इस पोर्ट पर बड़े हवाई हमले किए, इसीलिए काफी सुर्खियों में रहा। कहां पर स्थित है? यमन में स्थित है। नेक्स्ट आता है, चर्चा में रहा EB4 वीजा भारत आने की अनुमति किस देश के नागरिकों को देता है? तो भारत सरकार ने व्यापारिक और औद्योगिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीनी नागरिकों के लिए एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस वीजा EB4 लॉन्च किया है, जो कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया। इसे ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा भी कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत चीन व्यापारिक गतिविधियों को आसान और ट्रैक योग्य बनाना। ये प्रोसेस 100% ऑनलाइन है, यानी जो भी आवेदक होगा उसको चीनी दूतावास मतलब एम्बेसी जाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, और ये अप्लाई करने के 40 से 45 दिनों के भीतर जारी किया जाता है। यहाँ पर चीन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है, वाइमर ट्रायंगल किन 3 देशों का क्षेत्रीय सहयोग समूह है? तो वाइमर ट्रायंगल जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय क्षेत्रीय डिप्लोमेटिक फोरम है, जिसकी स्थापना 1991 में
जर्मनी के वाइमर शहर में हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यूरोपीय सुरक्षा, रक्षा, अर्थव्यवस्था और मजबूत राजनीतिक समन्वय को बढ़ावा देना। हाल ही के दिनों में टॉपिक इसलिए चर्चा में आया जब भारत ने इतिहास में पहली बार इस ग्रुप के साथ आधिकारिक स्तर पर पेरिस में बातचीत की, जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, वाइमर ट्रायंगल। नेक्स्ट आता है भारत और यूरोपीय संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूरोपीय यूनियन का गठन आधिकारिक तौर पर साल 1993 में प्रसिद्ध maastricht ट्रीटी के तहत हुआ था। यह ऐतिहासिक प्रश्न इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वर्सुला वान डेर के साथ में जनवरी 2026 में न्यू दिल्ली में 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की, जहां पर ऐतिहासिक FTA पर हस्ताक्षर हुए। भारत और EU के बीच इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत साल 2007 में शुरू हुई थी और वर्तमान में हमारा द्विपक्षीय व्यापार लगभग 136 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। यूरोपीय संघ में वर्तमान में कुल 27 देश शामिल हैं, जिनमें सबसे बड़ा जर्मनी देश है। तो क्लियर रखिएगा इस चीज़ को भी। यहाँ पर यूरोपीय संघ की बात हो रही है कि स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1993 में। नेक्स्ट आता है विश्व का एकमात्र देश कौन सा बना जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जो आधिकारिक तौर पर दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकला है। ये बड़ा फैसला जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिया गया, जिसके बाद अमेरिका अब ईरान, लीबिया और यमन जैसे चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जो कि इस समझौते का हिस्सा नहीं है। अमेरिका जो है पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है, इसलिए इसके हटने से ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस काफ़ी कमज़ोर होता है। पेरिस जलवायु समझौता जो है साल 2015 में COP21 में अपनाया गया था और 2016 में इसे लागू किया गया था। वर्तमान में इसमें 195 मेंबर शामिल हैं, यहाँ पर अमेरिका। नेक्स्ट आता है साल 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD COP17 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो खूबसूरत देश आर्मेनिया अक्टूबर 2026 में अपनी राजधानी येरेवन में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की COP17 की मेजबानी करने जा रहा है। इस संस्था की बात करें CBD की, तो इसकी शुरुआत 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई थी। इसका सचिवालय जो है मॉन्ट्रियल, कनाडा में स्थित है, जहां पर भारत साल 1994 से इसका एक्टिव मेंबर रहा है। इसे पिछले मतलब COP16 की बात करें तो साल 2024 में कैली, कोलंबिया में आयोजित हुआ था, जहां पर प्रसिद्ध कैली फंड की स्थापना भी की गई थी। यहाँ पर आर्मेनिया बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है चर्चा में रहा काशिवाज़ाकी कारिवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? जापान में। जापान के निगाता प्रांत में स्थित काशिवाज़ाकी कारिवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यह लगभग 4.2 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। हाल ही के दिनों में यह प्लांट तब सुर्खियों में आया जब जापान सरकार ने सुरक्षा मानकों को अपग्रेड करने के बाद इस प्लांट को फिर से रीस्टार्ट करने की फिर से आधिकारिक घोषणा की। 2011 में आए भीषण भूकंप और सुनामी के कारण फुकुशिमा दाइची प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद जापान ने ऐतिहासिक तौर पर सभी 54 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बंद कर दिया था। हाल ही में फिर से इस प्लांट को रीस्टार्ट मतलब चालू करने की आधिकारिक घोषणा की गई। यहाँ पर जापान बिल्कुल करेक्ट होगा। राष्ट्रीय पाक शैली के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यूनेस्को ने एक अनोखा फैसला लेते हुए इटली के पूरे राष्ट्रीय व्यंजन को अपनी प्रसिद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। इस ऐतिहासिक गौरव को हासिल करने वाला इटली पूरे वर्ल्ड का पहला देश बन गया। इससे पहले यूनेस्को केवल किसी देश के राज्य या फिर क्षेत्र विशेष के खास व्यंजन को ही इस लिस्ट में जगह देता था, लेकिन पहली बार किसी पूरे देश की कुकिंग स्टाइल को ही यह सम्मान मिला है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में। ध्यान रखिएगा, इटली यहाँ पर वो देश बना है। राष्ट्रीय पाक शैली के लिए इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया गया। नेक्स्ट आता है भारत ने दिसंबर 2025 में रेलोस एग्रीमेंट किस देश के साथ साइन किया है? किस देश के साथ? रशिया के साथ। रूस सरकार ने भारत के साथ रणनीतिक रेलोस एग्रीमेंट को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इसका पूरा नाम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। ये दोनों महाशक्तियों के बीच में एक बहुत बड़ा मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज़ का उपयोग रिफ्यूलिंग, टेक्निकल रिपेयर्स और ज़रूरी सप्लाई के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर रशिया देश है जिसके साथ में ये एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस संस्था ने UPI को विश्व का सबसे बड़ा खुदरा मतलब रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के UPI को आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया है।
IMF ने ये बड़ी घोषणा अपनी हालिया रिपोर्ट ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स में की है। ग्लोबल लेवल पे बात करें तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में होने वाले कुल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से लगभग आधे 49% ट्रांजैक्शन अकेले भारत के UPI प्लेटफॉर्म से होते हैं। यहाँ पर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चर्चित हैनॉन द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो भौगोलिक और रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैनान द्वीप जो है चीन का एक प्रमुख द्वीप प्रांत है जो कि चीन के सबसे दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ये द्वीप दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी में स्थित है जिसकी राजधानी हाइको है। हैनान वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड पोर्ट होने का गौरव रखता है। हाल ही में चीन ने इसे स्पेशल कस्टम सुपरविजन जोन घोषित किया है जिसका मतलब है कि यह क्षेत्र कानूनी रूप से चीन का हिस्सा रहेगा लेकिन सीमा शुल्क के नियमों के हिसाब से यहां पर बेहद कम टैक्स लागू होगा ताकि ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। किस देश का हिस्सा है हैनान द्वीप? चीन का। नेक्स्ट है 2025 में COP30 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो जलवायु परिवर्तन से जुड़े वैश्विक नीतियों पर चर्चा के लिए आयोजित होने वाला प्रसिद्ध COP30 शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम शहर में सफलतापूर्वक हुआ था। इस अंतर्राष्ट्रीय महाधिवेशन को यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, UNFCCC। अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो सबसे पहला COP सम्मेलन 1995 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित किया गया था। इसके ठीक पिछला यानी कि COP29 सम्मेलन साल 2024 में बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ था। 2025 COP30 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? बेलेम ब्राजील में। नेक्स्ट आता है 2025 में 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह यानी कि 20th G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इस हाई लेवल समिट की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने की थी। G20 एक बहुत ही पावरफुल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अफ्रीकी संघ के शामिल होने के बाद कुल 21 मेंबर्स हैं, 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। इस वैश्विक संगठन की स्थापना की बात करें तो सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका सबसे पहला ऐतिहासिक सम्मेलन 2008 में वॉशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था। अगर नेक्स्ट 21 G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो साल 2026 में मियामी अमेरिका में होना तय हुआ है। यहाँ पर जोहान्सबर्ग करेक्ट होगा। रशिया द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया के पहले परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन का क्या नाम है? तो रूसी सेना ने अपनी नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन करते हुए पोसाइडन नाम के अंडर वाटर ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। यह दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन होने का गौरव रखता है। ये इतना खतरनाक है कि अपने साथ भारी न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकता है जिससे यह समुद्र के भीतर भारी तबाही मचाने में सक्षम है। इसके टॉप स्पीड की बात करें तो लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा नापी गई है यहाँ पर पोसाइडन। नेक्स्ट है दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो यूरोपीय महाद्वीप का विकसित देश स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस नेशन बन गया है। स्वीडन में अब कागजी नोट और सिक्के पूरी तरीके से समाप्त होने की कगार पर हैं और इसकी जगह किसने ली है? पूरी तरीके से डिजिटल भुगतान मतलब डिजिटल पेमेंट ने। नेक्स्ट आता है दुनिया का पहला फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड किस देश द्वारा बनाया जाएगा? तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए चीन दुनिया का पहला फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट का आधिकारिक नाम है डीप सी रेसिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी जिसे चीन एक एडवांस मरीन रिसर्च सेंटर के रूप में डेवलप कर रहा है। इस तैरते हुए द्वीप की बात करें तो इसका कुल वजन लगभग 78,000 टन और लंबाई 138 मीटर और चौड़ाई 85 मीटर होगी और इसके साल 2028 तक पूरी तरीके से ऑपरेशन होने की उम्मीद है। इसको इस तरीके से भी डिजाइन किया जा रहा है कि समुद्र में आने वाले सबसे विनाशकारी चक्रवात यहाँ तक कि परमाणु विस्फोट के झटके को भी आसानी से झेल सके। किस देश द्वारा बनाया जाएगा? चाइना के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है चर्चित एनी एयरबेस किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रहा एनी एयरबेस मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान में स्थित है जिसे स्थानीय स्तर पर गिसार एयरबेस भी कहा जाता है। भारत ने साल 2022 में तजाकिस्तान के साथ एक रणनीतिक एग्रीमेंट करके इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था और पिछले 2 दशकों 2002 से 2022 तक इसका पूरा मेंटेनेंस संभाला है। हालांकि साल 2022 में यह समझौता समाप्त हो गया और चीन और रूस के बढ़ते डिप्लोमेटिक प्रेशर के कारण तजाकिस्तान ने इसे रिन्यू करने से मना कर दिया था, जिसके चलते भारत ने साल 2025 में इस एयरबेस को पूरी तरीके से खाली कर दिया। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था, इसलिए ध्यान रखिएगा एनी एयरबेस कहां पर स्थित है? तजाकिस्तान में। नेक्स्ट आता है चर्चा में रही उर्मिया झील किस देश में स्थित है? तो उर्मिया झील उत्तर पश्चिमी ईरान में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक खारे पानी की झील है, सॉल्ट लेक है। यह झील तब खबरों में आई जब ईरान सरकार ने सूखे से निपटने और जल स्तर को बढ़ाने के लिए इस पूरे लेक बेसिन के ऊपर बड़े पैमाने पर क्लाउड सीडिंग का सहारा लिया है। क्लाउड सीडिंग एक आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें बादलों के ऊपर विशेष रसायनों को छिड़काव किया जाता है एंड आर्टिफिशियल रेन कराई जाती हैं।
उर्मिया झील को साल 1976 में ही रामसर साइट और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इंटरनेशनल प्रोटेक्शन दी गई थी। किस देश में स्थित है? ईरान में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन आता है, चर्चित हाईली गुब्बी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो हाईली गुब्बी ज्वालामुखी अफ्रीकी देश इथोपिया के प्रसिद्ध अफार क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक शिल्ड ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी वैश्विक स्तर पर तब चर्चा का विषय बना जब लगभग 12,000 वर्षों के लंबे शांत काल के बाद अचानक भीषण धमाके के साथ फट गया। इस ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला घना धुआं और राख वायुमंडल में लगभग 14 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर की निचली परत तक पहुंच गया। इसलिए काफी सुर्खियों में रहा। हाईली गुब्बी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इथोपिया में स्थित है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ एंड इवेंट से रिलेटेड। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को ध्यान से कवर किया होगा। यहाँ पर एग्जाम में जाने से पहले आप इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइएगा। डेफिनेटली आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। काफ़ी रिसर्च करके इन क्वेश्चंस को निकाला है मैंने और प्रीवियस पैटर्न देखा है एग्जाम में कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से इनको प्लान किया है। आप इस वीडियो का डिटेल PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी ऑप्शन दे रखा है। इसके अलावा SSC CGL 2026 के लिए मैंने 1000 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का ई-बुक भी दिया है। आप ज़रूर वो 1000 करंट अफेयर करके जाइएगा। एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे करंट अफेयर से। उसको डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा एप्लीकेशन पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मेहनत अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।